बड़ी अच्छी घटना घटी है। राघव चड्ढा ने पार्टी बदली, 1 मिलियन लोगों ने अनसब्सक्राइब कर दिया। जानते कौन है वो? यंग लड़के हैं सब, जेंजी। राघव चड्ढा गए तो गए, वो अपने साथ एक ऐसे आदमी को ले गए। भारत के राजनीतिक दलों से कोई आशा नहीं, सबको सत्ता बचानी है, सबको, जो भी जाति धर्म संप्रदाय इन सब की बात कर रहा है ना, उसको पानी मत पिलाइए अपने दरवाजे। अब जनता के मन में आज 80% जनता पढ़ी लिखी है, 80%, लेकिन साहब बहुसंख्यक की जाहिलियत का कोई अंदाजा नहीं है। आप एक बात बताओ, सोचो एक बात, जनता को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और नौकरी। इन 4-5 चीजों के सिवा जनता को नहीं चाहिए कुछ। आप इस पूरे गेम को समझिए। जो काम अंग्रेजों ने किया, अंग्रेजों ने क्या किया? भारत में एक जमींदार वर्ग खड़ा कर दिया। वो जमींदार वर्ग अंतिम तक ब्रिटिश हुकूमत को भारत में डिफेंड करता रहा, अंतिम तक। वैसे इन ठेकेदारों ने, इन बाहुबलियों ने जातिगत और धर्मगत संगठन खड़े कर दिए। अब गौर करो। और जो जनता के मुद्दे हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे दलित हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, जिसके घर में पैसा नहीं है उसका इलाज कैसे होता होगा? आप इमेजिन करके देखो, चाहे किसी भी जाति वर्ग का हो, अगर उसके पास पैसा नहीं है। गोंडा की एक वकील है, अभी उनके पिताजी का एक्सीडेंट हो गया, एम्स लेकर आए, गोंडा से रिफर हुए, एम्स लेकर आए। 24 घंटे वो आदमी स्ट्रेचर पे पड़ा रहा, बेटी नहीं, 24 घंटे वो आदमी स्ट्रेचर पे पड़ा रहा, स्ट्रेचर पे। सोचिए बाकी लोगों का क्या हाल होता। आप सब लोगों को दिशा भ्रम दे दिया गया है। राजनीतिक हलचल मची हुई है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। दरअसल इस देश में जो राजनीतिक संरचना है वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। इस देश की जो राजनीतिक संरचना है वो बहुत अच्छी है। पार्लियामेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन है। अच्छा, पहले क्या था कि राजा होता था, वो धर्म के हिसाब से चलता था। संविधान जो है वो धर्म होता था, तो पुरोहित और उसका मंत्रिमंडल राजा को सलाह देते थे, और राजा जो है मोनार्की में प्रजा पे शासन करता। प्रजा अगर राजा के खिलाफ विद्रोह करे तो उसे भगवान के खिलाफ विद्रोह माना जाता था, क्योंकि राजा जो है वो भगवान का प्रतिनिधि था। 18th सेंचुरी में जब पार्लियामेंट पावरफुल होता है तो 18th सेंचुरी में एक और घटना घटती है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। बड़ी शानदार घटना, 1750 1750। अब ब्रिटेन ने पूरी दुनिया पे कब्जा किया, तो ब्रिटेन के साथ साथ ये दोनों तंत्र पूरी दुनिया में पहुंचे। भारत भी पहुंचा, भारत गुलाम हुआ 1757 बैटल ऑफ प्लासी, और लगभग 200 साल की गुलामी हमने झेली। सबने आजादी की लड़ाई लड़ी, सबने। ऐसा कोई नहीं था जिसने आजादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया हो। सबने आजादी की लड़ाई लड़ी, क्योंकि चूंकि सब परेशान थे, तो सबने आजादी की लड़ाई लड़ी। किसी का नाम ज्यादा हुआ, किसी का नाम कम हुआ। 1947 में ये देश आजाद हुआ। अब जब ये देश आजाद हुआ तो नेहरू जी का ऐसा मानना था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का ऐसा मानना था कि भाई ऐसा है कि हम देश को प्रजातांत्रिक ढंग से चलाएंगे, और हमारी जनता अनपढ़ है लेकिन जाहिल नहीं है। ये जो है उनका मानना था कि जनता हमारी अनपढ़ जरूर है लेकिन जाहिल नहीं। और ये बात सच भी है। अनपढ़ और जाहिल में बड़ा फर्क है। जाहिल वो है जिसके पास दिमाग ही नहीं, अनपढ़ वो है जिसके पास दिमाग बहुत अच्छा है, इंफॉर्मेशन नहीं है। अब कबीर अनपढ़ है, लेकिन आप कबीर की मानसिक दशा देखो। हर आदमी जो 18 साल से ऊपर है, वयस्क है, उसको वोट देने का अधिकार। और ये लोग, भले ही पूरे भारत की जनसंख्या 13% ही पढ़ी लिखी है, लेकिन ये लोग समझदार है और अच्छी सरकार चुनेंगे। देखिए बड़ी अच्छी घटना घटी है। राघव चड्ढा ने पार्टी बदली, 1 मिलियन लोगों ने अनसब्सक्राइब कर दिया। जानते कौन है वो? यंग लड़के हैं सब, जेंजी। शोले में कहता है ना, हम आए तो उस बहादुर इंस्पेक्टर के लिए जिसे डाकू की टोली के साथ मालगाड़ी में अकेले लड़ते हुए देखा था, किसी बुजदिल ठाकुर के लिए नहीं। ये जेंजी ने राघव चड्ढा को क्यों फॉलो किया? उनको लगा था यार ये आदमी तो आम आदमी के मुद्दे उठा रहा है, तो बड़ा अच्छा आदमी है, नॉलेजेबल है, सीए है, पढ़ा लिखा है, इंग्लिश बोलता है, स्मार्ट है, ये सब मलाई खाते रहेंगे। किसी एक व्यक्ति को गाली देने से कुछ भी नहीं होगा, किसी एक पार्टी को गाली देने से कुछ भी नहीं होगा। एक बहुत बड़ी जागरूकता की आवश्यकता है, बहुत बड़ी, एक बहुत बड़ी जागरूकता की आवश्यकता है। आज जो बहुत अच्छे अच्छे लोग राजनीति में आना चाहते हैं, राजनीति करना चाहते हैं, वो जानते क्यों नहीं आते? आपके व्यवहार से। अब इस जनता को एक बार फिर से जागरूक, अगर आप अपना देश बचाना चाहते हो, अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हो, तो आपको एक काम करना पड़ेगा। सत्याग्रह, 27 का इलेक्शन, 29 का इलेक्शन, जहां जहां भी है, 29 का तो लोकसभा का है, हर शहर में सिविल सोसाइटी को फिर से जिंदा करिए, हर शहर में। और पार्टी के कैंडिडेट को मत देखिए, आप एक बढ़िया व्यक्तित्व निकालिए, पढ़ा लिखा, सुलझा, समझदार, संतुष्ट, और पार्टियों से कहिए कि इस व्यक्ति को टिकट दो। और अगर पार्टियां उस व्यक्ति को टिकट नहीं देती तो आप, अब जनता अपना कैंडिडेट बनाकर उसे चुनाव लड़ाए।
भारत के राजनीतिक दलों से कोई आशा नहीं। सबको सत्ता बचानी है, सबको सत्ता बचानी है, सबको सत्ता में रहना है, सबको शक्ति चाहिए किसी भी कीमत पे। किसी को भी इस देश की जनता की परवाह नहीं है। अब भारत का एक तबका है सामंती तबका, फ्यूडल स्ट्रक्चर, उसको अपनी जमीनें बचानी थी, उसको अपना साम्राज्य बचाना था, वर्चस्व बचाना था सामंतों को। दूसरी तरफ एक नया तबका था, पूंजीवादी तबका। तो यूपी और बिहार में आप देखो, आज तक औद्योगिक क्रांति नहीं हुई। आज तक यूपी और बिहार में औद्योगिक क्रांति नहीं हुई। तो यूपी बिहार जैसे राज्यों में सामंतवाद हावी है। अब ये सामंतवादी और पूंजीवादी अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए निरंतर संघर्षरत है। सत्ता में आना है। एक ऐसा वर्ग राजनीति में आया जिसका उद्देश्य था कि सत्ता में आना है, चाहे जैसे धर्म की राजनीति करेंगे, क्षेत्र की राजनीति करेंगे, जाति की राजनीति करेंगे, और धीरे धीरे ये सब भारतीय राजनीति में ऐड होता चला गया। भारत का जो शुरुआती दौर है उसके राजनीतिक बहुत अच्छे हैं, बड़े समझदार हैं, बड़े विजनरी हैं। भारत का जो राजनीतिक दौर, शुरुआती दौर है, बहुत प्यारा है। पाकिस्तान इस मामले में बड़ा दुर्भाग्यशाली रहा। उसके पास एक, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान के पास विद्वान नहीं है, पाकिस्तान के पास नेता नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान बेचारा शुरू से साजिश का शिकार हो गया। इस देश में जो सत्ता में रहने की होड़ है, सत्ता में रहने का नशा है, ताकतवर लोगों में बीच बरकरार रहा कि जो ठेकेदार वर्ग है, कॉन्ट्रैक्टर, और उस कॉन्ट्रैक्टर में जो बाहुबली लोग हैं, बाहुबल वाले, इनको लगा यार किसी नेता के पीछे घूमने से अच्छा खुद नेतागिरी करो। इनको नेताओं के पीछे टहलते टहलते राजनीति का मतलब समझ में आ गया कि भाई राजनीति क्या है। धीरे धीरे क्या हुआ, भारत में संगठन बनने शुरू हुए। इन कॉन्ट्रैक्टरों ने क्या किया, जैसे ब्राह्मण कॉन्ट्रैक्टर है, ठाकुर कॉन्ट्रैक्टर है, दलित तो बड़े कम थे शुरुआत में, मुसलमान कॉन्ट्रैक्टर है, तो इन लोगों ने अपनी सामाजिक हैसियत को, अब कॉन्ट्रैक्टर है तो मानी सी बात है कि ठेकेदार और नैतिकवान हो जाए, बड़ी अजीब सी घटना है। वैसे बहुत सारे होंगे भी, ऐसे इनकार नहीं किया सकता, दुनिया में अपवाद के नियमों से इनकार नहीं किया जा सकता। तो ठेकेदारों ने अपनी सामाजिक हैसियत को मजबूत करने के लिए एक शुरुआत की भारत, खासकर उत्तर भारत में, दक्षिण में भी है, जातिगत धर्मगत संगठन बनाने शुरू किए। हर धर्म ने अपने स्वभावों का निर्माण करना शुरू किया, और इस प्रकार ये जो ठेकेदार वर्ग था ये मजबूत होता चला गया। भाई संगठन को पैसा चाहिए, तो पैसा देगा कौन? जो पैसा कमा रहा है। अब इन ठेकेदारों ने क्या किया कि भारतीय राजनीति में अपनी जगह बनाने के लिए संगठन, इन संगठनों ने क्या किया, रिक्रूटमेंट शुरू की यंग बच्चों की। हमको इसने सताया, हमको इसने सताया, हमको इसने परेशान किया, हमने उसको परेशान किया, और हिंदू धर्म खतरे में है, और इस्लाम ऐसा है, और फलाना है, और भाई साहब नाटकबाजी शुरू हुई। धीरे धीरे जो मुख्य मुद्दे थे, जनसंख्या मुद्दा था, आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर मुद्दा था, शिक्षा मुद्दा था, स्वास्थ्य मुद्दा था, उद्योग मुद्दा थे, बिजनेस मुद्दा थे, ये सब मुद्दे साइडलाइन होते चले गए। क्योंकि ठेकेदार के बाद जातिगत और धर्मगत संगठन, और फिर उसके बाद जनता। तो डोनाल्ड ट्रम्प कह रहा है भारत नर्क है। मैं क्या बोलूं उसको, क्या कहूं उसको, मैं क्या ही बोलूं। कहता भारत नर्क है। भैया तुमने अमेरिका को नर्क बना दिया और भारत नर्क है। ठीक है, भारत के सामने चुनौतियां हैं, चैलेंजेस है, होता है। आप ये सारी चीजें जो देख रहे हो, आप इमेजिन करके सिर्फ देखो, हर घर को, हर फैमिली को, हर परिवार को मेदांता हॉस्पिटल है। आप उसके एक दिन का रूम का रेंट लेके देखिए। 3 दिन बंदा एडमिट था, 3 दिन सर्दी जुकाम बुखार, 3 दिन 1 लाख रुपए बिल बना था। सर्दी जुकाम बुखार 1 लाख, कहाँ जा रहे हैं आप? एक बहुत बड़ी साजिश के अंतर्गत आपको भटकाया जा रहा है। मतलब बहुत बड़ी साजिश, एक बहुत बड़ी साजिश के अंतर्गत आपको मुख्य मुद्दों से भटकाया जा रहा है। भगवान कभी खतरे में पड़ सकते हैं, और अगर भगवान खतरे में पड़ सकते हैं तो भगवान ही नहीं है। खतरनाक दौर से ये देश गुजर रहा। हम सबकी हिस्सेदारी, हम सबको अपनी हिस्सेदारी देनी होगी, सत्याग्रह करना होगा, घर घर जाना होगा, लोगों से अपील करनी होगी, लोगों को बताना होगा कि भैया हमको 4 चीजें चाहिए भाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री। बस जो भी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा इनको मुद्दा बना रहा है, वो आपको इन 4 प्रमुख चीजों से भटका रहा है। जैसे बच्चे को जब दूध पिलाती है माँ, और बच्चा नाटक करता है, तुम्हारे साधु आगे, साधु आगे, साधु आगे, साधु आगे। ये आपका देश है, ये आपकी संसद है, ये नेता आपके प्रतिनिधि हैं। इनको, इस देश का राजा कौन? इस देश की जनता। वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलोमनली रिजॉल्व। इन नेताओं के पास, ये जो प्रेजेंट नेता है किसी भी पार्टी के, किसी भी, मैं तो किसी का नाम, अब तो राजनीति में नहीं हूं, तो अगर मैं किसी विशेष व्यक्ति का नाम लेता हूं,
विशेष पार्टी का नाम लेता हूँ, विशेष संगठन का नाम लेता हूँ, इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं उससे जुड़ा हूँ। सारे राजनेता, आप देखो जो राघव चड्ढा कांड हुआ, इस कांड के राघव चड्ढा गए तो गए, वो अपने साथ एक ऐसे आदमी को ले गए जिसको आम आदमी पार्टी का रीढ़ की हड्डी कहा जाता। पता है ऐसा क्यों हो रहा है? एक पहली बात, आप मेरे बातों कभी कभी ना मेरे व्यंगों को आप समझ नहीं पाते। मैं व्यंग करता हूँ, आप समझ नहीं पाते। जैसे लोगों ने मुझसे एक बार पूछा कि आप किस विचारधारा की, मैंने कहा मैं तो मौकाटेरियन हूँ, जहाँ मौका मिलेगा वहां चला जाऊँ। बड़ा मजाक उड़ाया लोगों ने मेरा, बहुत ट्रोल किया और मजाक, भाई अवध हो जा, भाई अवध हो जा। लेकिन मैं राजनीति त्याग की, जब मैं राजनीति नहीं छोड़ा तो भी इस देश के बड़े बड़े दलों से मुझे न्योता है। था की बात नहीं कर रहा हूँ, है कि हमारी तरफ आ जाओ, हमारी पार्टी में आ जाओ, ये कर देंगे, ये सुविधा दे देंगे, ये करवा देंगे। नहीं चाहिए भैया। ये सारे नेता, जितने भी नेता इस देश में, सब नीति की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं। मैं नहीं करता, ना मैं नीति की बात करता हूँ, ना मैं धर्म की बात करता हूँ। ये चीज आपके जीवन शैली में दिखाई पड़ना चाहिए। अब इन नेताओं को लगा, 7-8 नेताओं को लगा कि अबे भाई ये जनता तो समझेगी नहीं, इसको क्या चाहिए। भारत, चीन, पाकिस्तान एक साथ पैदा हुए। चीन तो छोटा है हमसे, 1949 में क्रांति हुई वहां। वैसे आजाद तो 1921 में हो गया था, वॉशिंगटन कॉन्फ्रेंस। 2 साल छोटा है हमसे, 1949। और आज आप उसकी दशा देखिए। आप उसके 3 शहर जाइए बस, गोंजू, शिंजन और हांगकांग। साहब आप डिस्टर्ब हो जाएंगे उसके विकास को देखकर, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका प्रोडक्शन। मतलब आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, डिस्टर्ब कि ये देश यहां पहुंच गया। नहीं तो ये राजनेता आपको उलझा देंगे। आपको अंबेडकर की पूजा करनी है ना, करिए, क्या दिक्कत है। शर्ट निकालिए, पीछे अंबेडकर की फोटो बनवाइए, वही शर्ट पहन के ऑफिस जाइए, जय भीम लिखवाइए। आपको राम जी की फोटो पूजा करनी है, आप पीछे जय श्री राम और फोटो लगवाइए, जय करिए। लेकिन ये जो 545 लोग संसद में बैठे हैं, इनके चुनाव पर ध्यान दीजिए। अब नेताओं को ये लगना चाहिए कि अगर मैंने शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी बात अगर नहीं की तो मुझे वोट नहीं मिलेगा। जो भी जाति, धर्म, संप्रदाय, इन सब की बात कर रहा है ना, उसको पानी मत पिलाइए अपने